हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKLCC एजुकेशनल ग्रुप। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। अगर आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए प्रतिदिन 7 बजे हमारे चैनल पर साइंस, सोशल साइंस, अंग्रेजी, हिंदी, गणित और संस्कृत से प्रतिदिन महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का एक सेट दिया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक की परीक्षा में साइंस और सोशल साइंस में 40 ऑब्जेक्टिव में 40 सही हो एवं गणित, अंग्रेजी, हिंदी एवं संस्कृत में 50 में 50 सही हो तो हमारे चैनल से जल्द ही जुड़ जाएं। वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसे भी बजा दें ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। और दोस्तों, यह क्लास आपका लाइव है तो इसलिए वीडियो के नीचे एक लाइव चैट का ऑप्शन आएगा, उस लाइव चैट से जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि आप जो प्रश्न का आंसर जानते हैं उस प्रश्न का आंसर उस चैट में जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि आपका कितना सही हुआ। इसलिए यह क्लास है जो लाइव है, इसलिए लाइव चैट से जुड़ना नहीं भूलिएगा। मेरे बताने से पहले अगर आप किसी भी प्रश्न का आंसर जानते हैं तो ऑप्शन लिखकर अपना जवाब कमेंट में ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आज हम लोग जो सेट चल रहे हैं वह सेट है साइंस से, और साइंस का यह पार्ट 3 है जिसमें आज हम लोग देख रहे हैं फिजिक्स के प्रथम चैप्टर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न। देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। और आज का सेट का पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है तो दोस्तों याद रखेंगे, प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, अर्थात प्रकाश का वेग सबसे कम होता है किस माध्यम में? निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में? तो याद रखेंगे प्रकाश का वेग न्यूनतम कांच में होता है। ये ऑप्शन के अनुसार दोस्तों याद रखेंगे, जरूरी नहीं कि हमेशा सबसे ज़्यादा प्रकाश का वेग कम होगा कांच में, ये ऑप्शन पर आंसर होगा, याद रखेंगे। इससे भी कम हीरा में होंगे, इसलिए जो ऑप्शन रहे उसी के अनुसार आपका आंसर होना चाहिए। तो ये चारों ऑप्शन में से सबसे कम, सबसे न्यूनतम वेग किस माध्यम में होगा? तो कांच में, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। आप अपना आंसर कमेंट में जरूर करें मेरे बताने से पहले, ताकि आप अपना एग्जाम भी, टेस्ट भी दे सकते हैं कि मेरा कितना सही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि आपके दोस्त लोग भी इस क्लास का आनंद उठा सके। और याद रखेंगे प्रतिदिन आपको 7 बजे एक विषय से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का सेट दिया जाएगा और वह लाइव होगा। अपना आंसर लाइव चैट में कर सकते हैं और जांच सकते हैं अपने आप को। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, अर्थात कौन दर्पण लगा रहता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस? तो याद रखेंगे मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो दर्पण लगा रहता है वह उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्यों लगा रहता है दोस्तों? याद रखेंगे क्योंकि मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो दर्पण लगा रहता है उसका कार्य है पीछे के वाहन की स्थिति को देखना। और ध्यान देंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है और पीछे जो वाहन के पीछे जितने भी गाड़ी हैं, मनुष्य जो भी रहे, पीछे की वस्तु है, वो अगर छोटा उसका प्रतिबिंब बनेगा तभी सभी का प्रतिबिंब उस दर्पण में बन सकता है। अगर हम वैसा दर्पण का प्रयोग करते हैं जिसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो सोच सकते हैं आप कि पीछे ट्रक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और उसका बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा तो थोड़ा सा ही भाग उस दर्पण में दिखाई देगा और उसके पीछे क्या है मालूम नहीं चल पाएगा। इसलिए मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन दर्पण का उपयोग रहता है? तो उत्तल दर्पण का, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। याद रखेंगे उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मोटर कार
कोई भी मोटर गाड़ी हो उसके जो हेडलाइट रहता है, आगे जो लाइट लगा रहता है, उसमें किस दर्पण का उपयोग होता है। तो आप लोग पहले इसका अर्थ समझ लेंगे, इसका उपयोग समझ लेंगे कि हेडलाइट का कार्य क्या है। तो देखते होंगे दोस्तों, जो हेडलाइट का जो प्रकाश निकलता है तो एक जगह फोकसित होता है, और याद रखेंगे एक जगह फोकसित करने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का। कभी भी कोई भी वस्तु का उपयोग पूछे उसमें देखेंगे कि क्या कार्य कर रहा है। अगर किरण को एक जगह मिला रहा है तो वह दर्पण होगा अवतल, फैला रहा है तो दर्पण में हो जाएगा उत्तल। इसलिए याद रखेंगे मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक बात ध्यान देंगे, दर्पण और लेंस ये दोनों में एकदम अपोजिट है दोस्तों, क्योंकि अगर मिलाने वाला कार्य दर्पण में रहे तो अवतल, यही लेंस रहे तो उत्तल लेंस हो जाएगा। ध्यान रखेंगे अवतल उत्तल, दर्पण और लेंस। अगर मिलाने का कार्य दर्पण में है तो अवतल दर्पण, और लेंस में तो उत्तल लेंस हो जाएगा। तो लेंस का प्रयोग नहीं होता है मोटर गाड़ी के हेडलाइट में, उसमें रहता है दर्पण। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन डी में देख रहे हैं उत्तल लेंस, मगर ध्यान देंगे यहाँ कह रहा है मोटर कार के हेडलाइट, तो हेडलाइट में लेंस का प्रयोग नहीं होता है, प्रयोग होता है कुछ का दर्पण का। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक, इस क्लास को अंत तक कर लेते हैं तो आपको मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा में इस इतने सेट से अगर प्रश्न आते हैं तो एक भी प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो याद रखेंगे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक, क्योंकि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा बनता है और सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। याद रखेंगे लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और डायोप्टर को हम लोग डी से लिखते हैं। याद रखेंगे लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, इसे डी से सूचित करते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए। और दोस्तों अगर आप किसी भी प्रश्न का आंसर जानते हैं तो लाइव चैट में अपना आंसर देना न भूलेंगे, क्योंकि आपके लेवल की जाँच भी इस चैट से हो सकता है। इसलिए अगर आपको किसी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लाइव चैट में जरूर हिस्सा लें और उसमें जरूर लिखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ को दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। अर्थात दोस्तों पूछ रहा है 2D क्षमता वाले, अर्थात लेंस की क्षमता 2D है, उसका फोकसांतर अर्थात फोकस दूरी आपसे पूछ रहा है। तो इसको थोड़ा सा बनाने पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप है दोस्तों, इसे छोड़िएगा नहीं। और स्टूडेंट की कमी होती है, थोड़ा सा बनाने वाला क्वेश्चन आया नहीं कि छोड़ दे, और आप लोग का एक्स्ट्रा मार्क्स टॉप कर सकते हैं इसी से उन क्वेश्चन से। इसलिए क्वेश्चन को छोड़े नहीं, बनाने का प्रयास करें। तो इसे कैसे बनाएंगे दोस्तों? तो सबसे पहले 2D क्षमता वाले, अर्थात क्षमता दिया हुआ है P, दिया हुआ है 2D, 2 डायोप्टर, और उसका फोकसांतर अर्थात फोकस दूरी निकालना है। तो सबसे पहले लेंस की क्षमता का फार्मूला लिखेंगे, और हम लोग जानते हैं कि लेंस की क्षमता का फार्मूला होता है P बराबर 1/f। और दोस्तों P में हमको दिया हुआ है 2 डायोप्टर और 1/f हमसे f पूछ रहा है। तो f निकालेंगे तो f को इस तरफ लाएंगे तो f इस तरफ आएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2। अगर हम भागा देंगे तो 0.5। और एक बात ध्यान देंगे दोस्तों कि जो लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर होता है और P बराबर 1/f होता है, ये क्या चीज में होता है? मीटर में होता है। याद रखेंगे मीटर में। तो यहाँ 0.5 क्या है? मीटर है। ऑप्शन में देख सकते हैं एक भी ऑप्शन मीटर में नहीं है, अर्थात हम 0.5 मीटर को कितना कह सकते हैं? तो 50 सेंटीमीटर। आधा मीटर को किस सेंटीमीटर में कितना कहेंगे?
तो 50 सेंटीमीटर। अगर आप चाहते हैं कि इसे सेंटीमीटर में बदले तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो इसे 100 से गुना करेंगे दोस्तों तो ये भी आ जाएगा गुना 100, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 50, तो 50 सेंटीमीटर। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। याद रखेंगे 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा, तो 50 सेंटीमीटर। इस प्रश्न में आप याद नहीं समझे क्योंकि इसमें फार्मूला से कुछ बन रहे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप है। इसमें सिर्फ याद रखेंगे कि P बराबर 1/f होता है लेंस की क्षमता, P बराबर 1/f फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है लेंस की क्षमता। अगर आप क्लास में लेंस की क्षमता की परिभाषा पढ़े होंगे तो उसमें बताया होगा कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं और लेंस की क्षमता को P से सूचित करते हैं और P बराबर 1/f, जहां f क्या चीज में है, मीटर में है। तो इसलिए आप लोग समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर, तो दोस्तों अभी बताएं कि लेंस की क्षमता के फार्मूला होता है P बराबर 1/f है। आप लोग सभी को जान गए होंगे कि लेंस की क्षमता का फार्मूला क्या होता है, P बराबर 1/f। और ध्यान देंगे ये क्या चीज में होता है, मीटर में होता है। तो P बराबर 1/f कितना दिया हुआ, 50 सेंटीमीटर। एक बात का ध्यान देंगे, जो उत्तल लेंस का फोकस दूरी होता है वह धनात्मक होता है। याद रखेंगे प्रश्न भी आते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये ध्यान में रखेंगे इस बात को। तो फोकस दूरी धनात्मक है तो सबसे पहले इसको बनाएंगे दोस्तों कैसे कि P बराबर 1/f और 1/50 सेंटीमीटर, f की जगह 50। और अभी थोड़ा देर पहले बताए थे क्या कि जो f है मीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। तो 100 से इसे भाग देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएंगे, देख सकते हैं अपने डिस्प्ले पर। इसे अगर हम 100 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुना 100/50, तो 50 दूनी 100, 2 बार में कट गया, अर्थात कितना आया दोस्तों, 2 डायोप्टर। जिस उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है उसकी क्षमता कितना होगी, 2 डायोप्टर प्लस 2 डायोप्टर। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगर सब नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर करें दोस्तों, फिर से बताने की कोशिश करेंगे। याद रखेंगे कैसे बना, लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। यहाँ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, जो f है मीटर में है, सेंटीमीटर में नहीं है। इसलिए अगर सेंटीमीटर में रहे तो उसे मीटर में बदलने का प्रयास करेंगे। और यहाँ देख सकते हैं 50 सेंटीमीटर है, तो 50 सेंटीमीटर अर्थात कितना हो जाएगा, ये आधा मीटर हो जाएगा, 1/2 मीटर हो जाएगा। इसलिए ध्यान देंगे। अगर शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं, P बराबर 1/f है और 1 के 1 और f की जगह हम लिख सकते हैं 50 सेंटीमीटर को मीटर में तो 1/2 आधा मीटर। जब ये 1 बट्टा क्या हो जाएगा, 2 ऊपर 1 नीचे आ गया दोस्तों 2 डायोप्टर। इसलिए ऐसे भी बना सकते हैं कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर, उसकी क्षमता क्या होगी, 2 डायोप्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल द्वारा बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से सभी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव का सेट दिया जा रहा है। अगर सभी सेट का आप लोग क्लास कर लेते हैं तो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपको ऑब्जेक्टिव में एक भी गलती नहीं होने की पक्का संभावना है। इसलिए सभी क्लास को जरूर करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे किरण पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, दोस्तों अभी थोड़ा देर पहले बताएं, उत्तल लेंस अवतल लेंस, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है जस्ट बताएं। अगर याद है तो जल्दी से लाइव चैट पे कमेंट करें, जल्दी अपना कमेंट करें दोस्तों कि उत्तल लेंस की क्षमता अभी क्या बताएं। तो अभी बताएं दोस्तों, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक। इसलिए 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, धनात्मक। आप लोग अपना आंसर जरूर लाइव चैट में लिखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अवतल लेंस की क्षमता होती है, देखें दोस्तों एक लाइन से 2 क्वेश्चन आपका बन रहा है। अभी बताए थे कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। दोनों प्रश्न आपके सेट में मौजूद हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, ऑप्शन ए, अवतल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस को कहते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है,
उत्तल लेंस को कहते हैं? तो याद रखेंगे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। क्योंकि जो उत्तल लेंस होता है वो मिलाने का कार्य करता है। क्या करने का कार्य करता है? मिलाने का। और अवतल लेंस फैलाने का कार्य करता है। ये लेंस की बात कर रहे हैं दोस्तों। यही हम दर्पण में जाएंगे तो उत्तल लेंस हो जाएगा क्या? फैलाने। उत्तल दर्पण हो जाएगा फैलाने वाला और अवतल दर्पण हो जाएगा मिलाने वाला। इसलिए आप ध्यान देंगे क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है उत्तल लेंस है। तो लेंस रहे उत्तल तो उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। अगर रहे उत्तल दर्पण तो उसे अपसारी कहेंगे। याद रखेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न आपको कह रहा है सिंपल सी, उत्तल लेंस को कहते हैं। तो याद रखेंगे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना न भूलेंगे और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस को कहते हैं। उसी का ऑपोजिट क्वेश्चन है दोस्तों। जब उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे तो अवतल लेंस को अपसारी, क्या कहेंगे? अपसारी लेंस। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो हम लोग जल से बना सकते हैं, कांच से बना सकते हैं, प्लास्टिक से बना सकते हैं, मगर मिट्टी से नहीं बना सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें कि किस पदार्थ से लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। तो वह हो जाएगा मिट्टी, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? हाँ दोस्तों, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और समझने वाला क्वेश्चन है। किस दर्पण से हमेशा, जब हमेशा की बात करें तो याद रखेंगे उत्तल। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। याद रखेंगे उत्तल दर्पण। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग प्रतिदिन प्रत्येक सब्जेक्ट से एक ऑब्जेक्टिव का सेट देखेंगे और सभी जो सेट है उसमें महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसलिए सभी क्वेश्चन को याद कर लें। अगर आप चाहें तो इसे कॉपी में नोट भी कर लें। अगर इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, उससे आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उससे आप जुड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो आप लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा, छोटा और बराबर प्रतिबिंब बनता है। यहाँ आपसे पूछ रहा है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। क्योंकि अवतल में बड़ा, छोटा, बराबर तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल में हमेशा छोटा बनते हैं, समतल में बराबर बनते हैं और अवतल में तीनों बनते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। थोड़ा सा भी अगर ध्यान दिए होंगे क्लास में तो इसका जवाब आप बता सकते हैं। जल्दी से कमेंट करें अपना आंसर कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं। कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। किधर मुड़ती है? अभिलंब से दूर होती है, या अभिलंब के निकट आती है, या अभिलंब के समांतर हो जाती है, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करें दोस्तों कि क्या होती है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। किधर मुड़ती है? तो याद रखेंगे वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किधर मुड़ती है? अभिलंब की ओर। तो याद रखेंगे इसका थ्योरी है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर जाती है और विरल से सघन में तो अभिलंब के ओर आती है। तो यहाँ दोस्तों आप प्रश्न में देख सकते हैं हवा से कांच में जा रही है। हवा क्या हो जाएगा? विरल, और कांच क्या हो जाएगा? सघन। तो विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर किरण क्या होती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब के निकट चली जाती है। इसीलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। याद रखेंगे थ्योरी इसका कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ती है, और वही सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो काफ़ी लंबा थोड़ा सा होने वाला है क्योंकि थ्योरी के साथ चल रहे दोस्तों। कोई बात नहीं, अगर एक बार थ्योरी समझ जाएंगे, एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपसे कभी भी इस लेसन से क्वेश्चन गलती नहीं होने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, मतलब देखने वाला भाग होता है।
फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो याद रखेंगे फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक उत्तल लेंस का होता है। किस लेंस का? उत्तल लेंस का। इसलिए इस प्रश्न का सही है ऑप्शन ए, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसा कि दोस्तों पिछले प्रश्न में हम लोग समझाए थे कि साइड मिरर जो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो मिरर लगा रहता है उसे क्या कहते हैं? साइड मिरर। और इसका प्रयोग होता है पीछे के वाहन की स्थिति को देखने के लिए। तो साइड मिरर के रूप में कौन दर्पण का प्रयोग होता है? तो उस समय बताए थे कि साइड मिरर का कार्य है पीछे के वाहन की स्थिति को देखना, और पीछे के वाहन बहुत बड़ा से भी बड़ा रहते हैं और कितने गाड़ी हैं वो देखना आता है। तो सोचिए कि बड़ा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब हमेशा बनाना है, तो छोटा प्रतिबिंब हमेशा किस दर्पण में बनता है? तो वह हो जाएगा उत्तल दर्पण। इसलिए समझते हुए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से कॉमेंट करें कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, क्या होता है? तो सही जवाब उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो दोस्तों आप लोग सभी लोग जानते हैं कि फोकस दूरी की क्या होती है? दुगनी होती है वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, क्योंकि फार्मूला ही होता है, क्या होता है दोस्तों? R बराबर F/2। क्या होती है? R बराबर F/2 और F बराबर 2R। तो यहाँ क्या पूछ रहा है दोस्तों? फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो फोकस दूरी जब 10 है तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? उसकी दुगनी। तो क्या हो जाएगी? 10 तो उसकी वक्रता त्रिज्या 20 हो जाएगी। कितना हो जाएगी दोस्तों? 20। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। देख सकते हैं 20 सेंटीमीटर कहाँ है? ऑप्शन बी में। इसलिए इस प्रश्न का सही है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, कहता है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो इसे समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। कोई समतल सतह है और इस पर क्या अभिलंब है? ये आने वाली किरण है, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और जाने वाली किरण को परावर्तन के बाद जो जा रही है उसे परावर्तित किरण या निर्गत किरण कहेंगे। तो यहाँ कह रहा है दोस्तों निर्गत किरण, इसके और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? तो जानते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने को आपतन कोण, और निर्गत किरण या परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ध्यान देंगे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप में किसका उपयोग होता है? तो याद रखेंगे माइक्रोस्कोप का उपयोग किस लिए करते हैं? तो छोटा सा वस्तु को बड़ा देखने के लिए, ध्यान रखेंगे। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होगा? आप लोग समझ गए होंगे, उत्तल लेंस। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप में दर्पण नहीं लेंस लगा रहता है, और अभी बताए थे कि जब दर्पण रहे तो अवतल में बड़ा बनता है और लेंस रहे तो उत्तल में। एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है। दर्पण में अवतल, लेंस में उत्तल। तो यहाँ पर सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप, छोटी सी वस्तु को देखना है तो उस छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाएगा। तो बड़ा किस में बनेगा? तो लेंस, उत्तल लेंस में। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो थोड़ा सा याद करेंगे दोस्तों। क्या दर्पण में याद करेंगे कि अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता था, और उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता था। उसी तरह से हम भी बताएं कि दर्पण का जो होता है वह उल्टा होता है लेंस। तो जब अवतल में वास्तविक काल्पनिक दोनों और उत्तल में सिर्फ काल्पनिक है, उत्तल दर्पण में सिर्फ काल्पनिक, तो लेंस में क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। दर्पण में उत्तल तो लेंस में अवतल। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जो दर्पण होगा अगर लेंस रहे तो उसी का अपोजिट हो जाता है। चलिए, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो जानते हैं दोस्तों परावर्तन के 2 नियम होते हैं, और पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम कहता है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होते हैं। तो देख सकते हैं ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है तो सभी लोग समझ गए होंगे कि आपतन कोण का मान परावर्तन
कोण के मान के बराबर होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो पिछले प्रश्न में बताए थे कि काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। याद रखेंगे, क्योंकि किसी चीज़ को हमको कल्पना करना है, कभी किसी मनुष्य को कल्पना करना है तो हम उसे उल्टा कल्पना नहीं करेंगे, जब भी कल्पना करेंगे तो सीधा, सिर ऊपर पैर नीचे। तो काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक है तो काल्पनिक क्या होगा, हमेशा सीधा होगा। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। याद रखेंगे, दर्पण में मुख्य फोकस 1 होती है और लेंस में कितनी होती है, 2 होती है। अगर लेंस है इसके बीच में यहाँ से प्रधान कर देंगे तो इधर भी एक फोकस हो जाएगी और इधर भी एक फोकस हो जाएगी। तो इसलिए जो लेंस होती है, लेंस में मुख्य फोकस कितनी होती है, तो मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, सर्च लाइट खोजने वाला। तो सर्च लाइट अर्थात टॉर्च हो गया। तो टॉर्च का काम क्या है दोस्तों, तो टॉर्च का काम है एक जगह प्रकाश को केंद्रित करना। और याद रखेंगे, टॉर्च में क्या रहता है, दर्पण रहता है। और अभी बताए थे कि एक जगह मिलाना है, तो एक जगह मिलाने वाला काम रहे तो कौन दर्पण, उत्तल होगा, अवतल होगा या समतल होगा। तो याद रखेंगे, कभी भी दर्पण में एक जगह मिलाने का कार्य कर रहा है तो वह हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। और फैलाने का कार्य उत्तल दर्पण। जो भी प्रश्न पूछे उसमें आप ध्यान से देखेंगे कि क्या हो रहा है, मिला रहा है या फैला रहा है। तो मिलाने वाला रहेगा तो क्या हो जाएगा, अवतल। जैसे आप लोग देखते हैं सड़क पर स्ट्रीट लाइट लगा रहता है, वो क्या करता है, प्रकाश को पूरे मोहल्ला में फैलाता है, पूरे रोड पर फैलाता है। तो उसमें क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। मगर सर्च लाइट हो गया, टॉर्च हो गया, मोटर गाड़ी के हेडलाइट हो गया, ये समय कौन दर्पण लगेगा, अवतल दर्पण। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है, हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो याद रखेंगे, दाढ़ी बनाने या हजामत बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। सोच सकते हैं छोटा छोटा बाल रहती है, अगर छूट जाए तो उससे बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो दिखाई देगा। मगर जो हजामत लोग रहते हैं वो अपना चालाकी के लिए कभी भी अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। अगर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट करें कि क्यों नहीं अवतल दर्पण का उपयोग हजामती लोग करते हैं। करना चाहिए अवतल दर्पण का उपयोग, मगर नहीं करते हैं। क्योंकि अगर वह अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे तो ग्राहक उसे तंग कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा भी बाल छूटेगा, छोटा से भी छोटा, और ग्राहक को लगा कि बहुत बड़ा बाल छूटा हुआ है, वो बार बार कहेंगे यहाँ छूट गया, यहाँ छूट गया। इसी कारण से हजामती लोग अवतल दर्पण का प्रयोग न करके समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। मगर थ्योरी के हिसाब से हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करेंगे, अवतल दर्पण का। तो दोस्तों, आज कुल 30 प्रश्न देखे और आज का सेट जो था साइंस से पार्ट 3 देख रहे थे। साइंस के पार्ट 2 पार्ट और पिछले हम लोग देख चुके हैं। अगर सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैट्रिक एग्जाम 2021 का सभी वीडियो आप देख सकते हैं। तो यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे नए पार्ट के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।